हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम जुडिशरी चैप्टर दैट इज चैप्टर 8 ऑफ पॉलिटिकल साइंस वो हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव इनटू द चैप्टर। पहली बात, जुडिशरी क्या है? तो जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पहले दो ऑर्गन्स के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले दो चैप्टर्स में कवर कर लिया है। पहला ऑर्गन क्या था? लेजिस्लेचर। ठीक है, पहला था लेजिस्लेचर, दूसरा था एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बाद क्या आता है? जुडिशरी। दीज आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सो जुडिशरी क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशरी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जुडिशरी? तो बेसिकली लेजिस्लेचर ने लॉज बना लिए, एग्जीक्यूटिव ने लॉज को इम्प्लीमेंट कर दिया। जुडिशरी अब क्या करती है? वो ये देखती है कि कहीं किसी भी जगह कोई लॉ को ब्रीच तो नहीं कर रहा, कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, कोई लॉ के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। तो बेसिकली ये जो डिस्प्यूट्स, जो भी केसेस, जो भी डिस्प्यूट्स होती है, कोई अगर लॉ के अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है, ये सारा कुछ जो होता है उसको सॉल्व करती है जुडिशरी। वो बताती है कि ये जो है ये लॉज है हमारे, वो लॉज को इंटरप्रेट करती है, लॉज को वो पढ़ती है, लॉज को वो समझती है, एंड देन कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी इशू, कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो वो सॉल्व करती है। वो बताती है कि लॉ ये कहता है, लॉ के अंडर ये लिखा हुआ है, इस लॉ के अंडर ये है, और आपने इस चीज़ के खिलाफ जाके कोई काम किया है, इसीलिए आपने क्राइम किया है। ये काम कौन करता है? जुडिशरी। ठीक है, मीनिंग ऑफ जुडिशरी देखो, एक चीज यहाँ पे जो लिखा हुआ है, विदाउट डिपेंडेंस अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स एज गारंटीड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी दे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट देयर जॉब्स एंड एंजॉय देयर लाइफ। ठीक है, सिटीजन्स की लाइफ में जुडिशरी जो है वो एक सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस और फियरलेसनेस है। कॉन्फिडेंस और फियरलेसनेस क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी सिक्योरिटी, उनके राइट्स की सिक्योरिटी का प्रोटेक्शन, उनका प्रोटेक्शन बेसिकली कौन कर रहा है? जुडिशरी। उनको पता है, सिटीजन्स जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उनको पता है कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए जुडिशरी है, हमारे राइट्स को कुछ नहीं हो सकता जब तक जुडिशरी है। इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंस और फियरलेसनेस के साथ, बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो रह पाते हैं। ठीक है, तो जुडिशरी का मतलब, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कंडीशंस एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ एवरी लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इज द प्रेजेंस ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, इंडिपेंडेंट, एक्टिव एंड पावरफुल जुडिशरी। किसी भी एक लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, कोई भी एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, इंडिपेंडेंट, एक्टिव एंड पावरफुल जुडिशरी। और याद रखना, जुडिशरी सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गन होती है, बिकॉज उसके पास ये राइट होता है कि वो किसी को भी पनिश कर सकती है जो भी लॉज के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, बिकॉज इट इज द इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। ठीक है, फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, पहले तो ट्रायल होगा, पहले ये देखा जाएगा कि जिस इंसान ने क्राइम किया है क्या वो सही में गिल्टी है, क्या वही है जिसने क्राइम किया, या उस पर झूठे एलिगेशंस है। तो एक प्रोसेस होता है ट्रायल का, जहाँ पे ये चीज़ चेक होती है, उसके बाद उसे पनिश किया जाता है। और अगर ऐसा पाया जाता है कि वो गिल्टी नहीं है, उसने वो क्राइम नहीं किया, उसने वो गलती नहीं करी है, तो उसको फिर पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन जो है जुडिशरी करती है। इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉज, अब जुडिशरी जो है वही समझती है कि ठीक है, मान लो कोई एक केस आया, कोई डिवोर्स केस है और कोई क्रिमिनल केस है, कोई सिविल केस है, तो कौन सा लॉ कौन से केस में एप्लीकेबल है, इसको समझती और इसका इंटरप्रिटेशन कौन करता है? जुडिशरी। उसको पता होता है, वो समझती है कि ठीक है, अगर ये केस है तो यहाँ पे ये लॉ अप्लाई होगा, अगर दूसरा केस है तो वहाँ पे वो लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन जो है लॉज का वो कौन करती है? जुडिशरी करती है। और फिर इंटरप्रिटेशन करने के बाद उसको फिर वहाँ पे अप्लाई करती है। ठीक है, जो जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ उसको अप्लाई करती है। ये जुडिशरी का काम है। रोल इन लॉ मेकिंग, तो जुडिशरी लॉ मेकिंग में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? तो जो कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने डिसीजंस बोलते हैं। ठीक है, जिससे कि जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव वो लॉज जब भी उस पर डिस्कस कर रहे हैं तो इनके डिसीजंस भी मैटर करते हैं। जो कोर्ट्स अपने डिसीजंस लेते हैं ना, वो भी मैटर करते हैं। इसका हमें और बेटर आइडिया मिलेगा एक्विटी लेजिस्लेशन के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट है एक्विटी लेजिस्लेशन, यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कोई ऐसा क्राइम होता है, कोई ऐसा केस होता है, ठीक है, कोई भी केस है जिसका
डिसीजन या जिसको लेके क्या करना है ये कोर्ट, ये लॉ में लिखा हुआ नहीं है। किसी भी लॉ में एज सच उस केस के साथ कैसे डील करना है वो नहीं लिखा है। तो फिर जो जजेस होते हैं कोर्ट्स के, वो क्या करते हैं, वो खुद का दिमाग लगाते हैं। उन्होंने आज तक जितनी पढ़ाई करी है, जितना उनका नॉलेज, जितना उनका एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो डिसीजन लेते हैं। और फिर ऐसे केस में क्या होता है कि एक नया लॉ फॉर्म होता है कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी सेम केस आता है, कभी सिमिलर केस आता है, तो फिर ये डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इक्विटी लेजिस्लेशन हो रहा है, एक तरह से लॉ मेकिंग भी कर रही है जुडिशरी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स तो ऑब्वियसली हो रही है। जो लास्ट लाइन यहाँ पे लिखा है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, दैट द कोर्ट्स एक्ट एज द वॉच टावर्स गार्डिंग द लिबर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्चुअल डिटेल्स के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली जब तक कोर्ट्स है, जब तक जुडिशरी है, तब तक जनता को पता है कि हमारे राइट्स हम खुद बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, हम प्रोटेक्शन के अंडर है। ठीक है, ये चीज़ तो है ही, इस चीज़ में तो कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली जुडिशरी जो है वो गार्डियन ही है कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारी चीज़ें लिखी हुई है। और जुडिशरी ये मेक श्योर करती है, वो ये देखती है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना जाए। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस कौन लेता है? जुडिशरी लेती है। ठीक है, उसके बाद टू गेट एनफोर्स्ड इट्स डिसीजंस एंड जजमेंट्स। ठीक है, तो जुडिशरी के पास सिर्फ ये पावर नहीं है कि वो सिर्फ जजमेंट्स दे देगी या फिर डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करना है बस अपना डिसीजन देगी, अपना जजमेंट देगी। ठीक है, उसका पावर ये भी है कि इस जजमेंट, जो भी वो जजमेंट दे रही है, उसको इन्फोर्स कराए। ठीक है, वो चीज़ ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट कराए। वो जाके एग्जीक्यूटिव से भी बात कर सकते हैं कि देखो अगर हमने ये डिसीजन लिया है तो आपको इंप्लीमेंट कराए, तो इंप्लीमेंट भी वो कराती है, चाहे उसको खुद जाके एग्जीक्यूटिव से क्यों ना डील करना पड़े। समझ रहे हो, ये चीज़ भी होती है। स्पेशल रोल ऑफ जुडिशरी इन अ फेडरेशन, सेंटर और फेडरेशन का सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रही है तो जुडिशरी ही जो है वही जो है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। मिडिल में होता है, आर्बिट्रेटर होता है बिटवीन द डिस्प्यूट स्टेट एंड सेंटर के डिस्प्यूट के बीच में। ठीक है, बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट डिस्प्यूट। रनिंग ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेट का, पूरे स्टेट का जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जुडिशरी ही देखती है ऑब्वियसली। ठीक है, और ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, ये इंडिपेंडेंट है। देखो जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के तरफ अकाउंटेबल है, क्वेश्चन आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, राइट। बट जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क। ठीक है, आप मार्क कर लो इस चीज़ को। एडवाइजरी फंक्शन, एडवाइस भी देती है। ठीक है, जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को एडवाइस देती है, जो भी उसे सही लगता है, जो भी एडवाइस उसे लगता है कि हाँ ये डिसीजन है, ये चीज़ में मुझे अपना डिसीजन है, मुझे अपना एडवाइस देना इज इंपॉर्टेंट, तो जुडिशरी फिर अपना एडवाइस देती है वहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ है। उसके बाद और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जुडिशरी के। ठीक है, बट दीज वर द मेन फंक्शंस। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? पहले हम एलपी बर्थ ने जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोला है वो एक बार देख लेते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन टू इनवैलिडेट on constitutional grounds the acts of other governmental agencies done within their jurisdictions. Basically simple मतलब क्या है judicial review का, कि मान लो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, गवर्नमेंट ने अगर कोई भी ऐसा काम किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो कि लॉ के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उस डिसीजन को रिजेक्ट करे, उस डिसीजन को खारिज करे ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस ने, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कोई ऐसा डिसीजन या कोई ऐसी पॉलिसी वो लेके आया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके बात करता है, तो वो फिर जुडिशियल रिव्यू वहाँ लग जाता है। ठीक है, फिर वो रिजेक्ट हो जाता है अगर ऐसा कुछ होता है तो। इसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, ये जुडिशरी के पास ऑटोमेटिक पावर है। ठीक है, एंड इसी से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है जुडिशरी। ठीक है, उसके बाद while conducting judicial review the judiciary has to establish and give grounds for rejecting any law as unconstitutional. Obviously जब judicial review लग रहा है तो ये reason भी देना पड़ेगा कि देखो इस basis पे हम इस चीज़ को reject कर रहे हैं, ये इस तरीके से unconstitutional है, ये जो आप कर रहे हो ये constitution के विरुद्ध है because of these reasons and because of this we are rejecting this. ठीक है,
उसके बाद जुडिशियल रिव्यू इज कंडक्टेड बाय अ जुडिशियल बेंच एंड नॉट बाय अ सिंगल जज. ऑब्वियसली मेजॉरिटी में ही डिसीजन लिया जाता है. अब सिंगल जज एक कोई जज तो डिसीजन लेगा नहीं, इतना बड़ा डिसीजन है. तो ऑब्वियसली एक बेंच बैठती है, एक ग्रुप में जजेस बैठते हैं और जो भी मेजॉरिटी डिसीजन होता है वही लिया जाता है. ठीक है. जुडिशरी हैज द पावर टू इनवैलिडेट एनी लॉ और अ पार्ट ऑफ द लॉ विच इज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. जो कि मैंने अभी कहा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है कोई भी लॉ तो उसको जो है इनवैलिडेट कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको वैलिड, अगर वो वैलिडेशन की तरफ जा रहा है तो उसको वहां से हटा के इनवैलिडेट कर देगी. ठीक है. Decision of the judiciary becomes operative from the day it is delivered. In case a law is declared invalid, it ceases to operate for future. ठीक है. जैसे ही जुडिशरी ने अपना डिसीजन लिया वो तभी से ऑपरेट होने लगता है. ऐसा नहीं है कि आज जुडिशरी ने कोई डिसीजन लिया तो 10 साल बाद वो चीज़ इंप्लीमेंट होगी. नहीं, आज लिया तो आज से ही वो एक्शन में आ जाता है. ठीक है. A judicial review is never advisory in nature. जुडिशियल रिव्यू कभी भी एक एडवाइस की तरह नहीं होती है. वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि तुम्हें ये चीज़ है. वो डिसीजन बता रहे हैं, वो एडवाइस नहीं कर रहे, वो अपना डिसीजन बता रहे हैं कि तुम्हें इसे फॉलो कर. ऑर्डर, बेसिकली वो अपना ऑर्डर कह रहे हैं कि तुम्हें इसे फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, ये चीज़ है. Due process of law or procedure established by law are two alternative bases for conducting judicial review. Judicial review conduct कराने के दो alternate तरीके. पहला due process of law, दूसरा procedure established by law. ठीक है. Due process of law as in the USA or the procedure established by law as in India. पहले बता दूं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो यूएसए में होता है, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इंडिया में होता है. ठीक है. ड्यू प्रोसेस लॉ में क्या होता है? जुडिशरी कंडक्ट्स अ डुअल टेस्ट whether or not the law has been enacted in accordance with the power and procedure laid down by the constitution, whether or not the law meets the end of justice. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेसिकली यूएसए में होता है और इसमें क्या होता है? डुअल प्रोसेस होता है. किस तरीके से चेक होता है? तो यूएसए क्या करती है? पहला ये देखती है कि जो चीज़ हो रही है, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्या वो लॉ के अकॉर्डिंग है कि नहीं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, लॉ के अकॉर्डिंग है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या वो है या नहीं. पहले ये चेक होता है. दूसरा क्या चेक होता है कि क्या वो जस्टिस दे रही है, ये दो चीज़ें चेक होती है, फिर जाके वो अप्रूव होता है, नहीं तो वो रिजेक्ट होता है. ठीक है. ये होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में क्या होता है? It involves the application of only the first test and hence is narrower than the first principle. अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इंडिया में होता है. ठीक है. इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि जो भी पॉलिसी, जो भी चीज़ है जो आई है, क्या वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन उसमें ये नहीं देखा जाता कि क्या वो जस्टिस दे रही है कि नहीं. इसीलिए ये ना थोड़ा नैरो हो जाता है, इतना ब्रॉड नहीं होता, इतना सही नहीं होता. ठीक है. क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ देख रही है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है. ये तो देख ही नहीं रही है ना कि क्या वो जस्टिस दे रहा है कि नहीं दे रहा है. तो काफ़ी नैरो हो जाता है फिर वो. ठीक है, वो चीज़ है. तो कंडीशंस एसेंशियल फॉर सिक्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. अब देखो, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट. तो कुछ ऐसे देखो, जुडिशरी कैन कैरी आउट इट्स हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं. क्या क्या होते हैं? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स फ्रॉम द पॉसिबल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस. मान लो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा हार्श हो रही है सिटीजन पे अपनी पॉलिसीज, अपने लॉज के थ्रू. ठीक है. तो जुडिशरी विल चेक दैट. जुडिशरी मेक श्योर करेगा कि ज़्यादा हार्श ना हो कोई भी सिटीजन के ऊपर. सिटीजन्स जो जनता है उसके राइट्स को कोई ना हटाए. ठीक है. तो वो सारी चीज़ें जुडिशरी देखता है. ठीक है. दूसरा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल. ये तो बहुत बेसिक है. जो भी फंडामेंटल राइट्स है लोगों के, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? जुडिशरी करता है. थर्ड क्या है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरप्रेट, प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड अप्लाई द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू स्पेसिफिक केसेस. कुछ भी केसेस, कोई भी केस है तो उस पर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लगेगा, उस चीज़ को समझना, उस पर डिस्कशन करना एंड फिर उस चीज़ को उस पर इम्प्लीमेंट करना, वो कौन करता है? जुडिशरी करता है. ठीक है. While organizing judiciary, the following features must be ensured. जब आप जुडिशरी को ऑर्गेनाइज करें तो क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ जुडिशरी? पहला, द क्वालिटी ऑफ द जुडिशरी टू एडमिनिस्टर जस्टिस विदाउट एनी फियर और फेवर. जुडिशरी को ना किसी का डर होना चाहिए, ना किसी का दबाव होना चाहिए, ना किसी को वो फेवर कर रहा हो. वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए पहले तो. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर फेवरेटिज्म आ जाता है और किसी का डर आ जाता है, किसी
का दबाव आ जाता है तो फिर फेयर जजमेंट नहीं होता. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. दूसरा, द एबिलिटी ऑफ द जजेस टू प्रोटेक्ट फेथफुली एंड जीलसली द लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ द पीपल. लोगों के राइट्स को, उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना भी इनका काम है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जज जो है उनके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो है लोगों के राइट्स और लोगों के फ्रीडम, लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर पाए. ठीक है. Power of the judiciary to prevent the executive and legislature from committing excesses through any arbitrary use of their powers. जो मैंने अभी आपको कहा कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ज़्यादा हार्श ना हो अपने लॉज, अपनी पॉलिसीज़ को लेकर. ये चीज़ भी दिस जुडिशरी हैज़ टू चेक. जुडिशरी शुड हैव द एबिलिटी टू डू दैट. ठीक है. द एबिलिटी ऑफ द जुडिशरी टू चेक द मेजॉरिटी फ्रॉम हार्मिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. अब जो मेजॉरिटी है, चाहे किसी भी बेसिस का मेजॉरिटी हो, ठीक है, वो मेजॉरिटी कहीं माइनॉरिटी के राइट्स, माइनॉरिटी के रिसोर्सेज को हार्म ना कर रहा हो, उसके रिसोर्सेज को छीन ना रहा हो. ये चीज़ भी जुडिशरी को देखना पड़ेगा. दैट द जुडिशरी शुड बी एबल टू डू दिस एज वेल. ओके. The power of the judiciary to maintain and run the judicial administration of the state. जो भी judicial administration है पूरे country का, उसको manage करने की ability भी होनी चाहिए judiciary के पास. The power of the judiciary to ensure the functioning of all institutions of government within the boundaries defined by the constitution. जितने भी government institutions है वो सारे constitutions में जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करे. ये चीज़ भी इंश्योर कराने का काम किसका है? जुडिशरी का. एंड ही शुड, द जुडिशरी शुड बी एबल टू डू दैट. ठीक है. टू प्रोवाइड फुल एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल इवन टू द अक्यूज्ड टू डिफेंड देयर राइट्स. अब मान लो कोई क्रिमिनल है, उसको भी वो राइट देना कि वो अपना स्टैंड ले सके अपने बारे में, मतलब जो भी उसको बोलना है वो बोल सके. द फ्रीडम टू एक्सप्रेस इवन टू द क्रिमिनल शुड बी ग्रांटेड बाय द जुडिशरी. ही और शी शुड be given that right to actually tell his or her point of view. ठीक है. Finally, the power of the judiciary to ensure that no innocent person should suffer any injustice or loss or face punishment. ठीक है. कोई भी देखो, इनोसेंट इंसान को जेल, इनोसेंट इंसान को कोई भी चीज़ फेस ना करना पड़े, कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी फेस ना करना पड़े, उनको ऐसा ना हो कि उनके साथ इनजस्टिस हो जाए किसी एक इनोसेंट इंसान के साथ. तो ये चीज़ भी इंश्योर कौन करेगा? जुडिशरी. ठीक है. ये चीज़ें हैं. जुडिशरी इन द यूएसए features. ठीक है. The USA is a liberal, democratic and federal state with strong and independent judiciary. USA में भी काफ़ी strong और independent judiciary है. Two-tier judicial system है वहाँ पे, the federal judicial system, the state judicial system. ठीक है. फेडरल जुडिशियल सिस्टम में कौन कौन आते हैं? यूएस सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव कोर्ट्स which have the responsibility to interpret and apply federal laws in all disputes involving the laws of the United States. Under the second, each state of the US Federation has its own judicial system which interprets and applies the laws of the state in all disputes involving the laws of the state. Basically पहला होता है फेडरल जुडिशियल सिस्टम, दूसरा होता है स्टेट जुडिशियल सिस्टम. नाम से ही समझ आ रहा है. स्टेट जुडिशियल सिस्टम में क्या होगा कि जो भी लॉज का इंटरप्रिटेशन है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है स्टेट के अंदर कुछ भी हो रहा है तो वो स्टेट जुडिशियल सिस्टम के अंडर आ रहा है. ठीक है. लेकिन फेडरल जुडिशियल सिस्टम के अंडर कौन कौन आता है? यूएस सुप्रीम कोर्ट आता है और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव कोर्ट्स आते हैं जो कि पूरे कंट्री के लॉ को इंटरप्रेट करे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको देखे. ठीक है. वो चीज़ होती है. Two types of federal courts. Article 3 of the Constitution, US Constitution, ठीक है, states the judicial power of the United States shall be vested in one Supreme Court and in such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish. Initially, the Constitution provided only for a Supreme Court and other courts were created by the acts of Congress. The courts established by the Congress are called legislative courts. However, by constitutional amendment, some legislative courts have been given the status of constitutional courts. These are the Supreme Court, the Court of Appeals, the District Courts, Court of Claims, Court of Customs and Patent Appeals. ठीक है. The legislative courts are also called special courts. Basically, पहले कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला गया था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होगी और बाकी जो छोटे मोटे कोर्ट्स होंगे वो यूएस कांग्रेस खुद एस्टैब्लिश करेगी. बट लेटर ऑन क्या हुआ कि बहुत सारे फिर कोर्ट्स आए. अभी आज के टाइम पे देयर आर लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एज वेल. तो कोर्ट ऑफ अपील है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, तो बहुत सारे कोर्ट्स एस्टैब्लिश हो गए हैं. पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में था. जुडिशरी इंडिपेंडेंट होता है इवन इन यूएसए.
जुडिशियल रिव्यू होती है एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, ठीक है। हाई प्लेस होता है क्योंकि वो डिस्प्यूट सेट करता है, स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, स्टेट और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स लोगों के उसको प्रोटेक्ट करता है, जुडिशियल रिव्यू है ताकि कोई भी अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ भी ऐसा काम करे जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के विरुद्ध है तो एक्शंस ली जाए उसके ऊपर, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वर्क्स है उसको उसको एक तरीके से चेक्स एंड बैलेंस करने के लिए, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू इट डिटरमाइंस देयर कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, ठीक है। जो भी लेजिस्लेशन है, जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, यूएस का, वो सही से काम कर रही है कि नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम कर रही है कि नहीं, वो चीज़ भी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू यूएस देखता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए आर्टिकल 3 में इसके बारे में मेंशन्ड है, इट इज़ द एपेक्स ऑफ द यूएस जुडिशियल पिरामिड, ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन हम देखेंगे, एक चीफ जस्टिस होता है, 5 अदर जजेस होते हैं, लेकिन 1969 से क्या हुआ है कि 9 जजेस है इन टोटल, 1 चीफ जस्टिस 8 अदर जजेस। स्टार्टिंग में क्या था, 1 चीफ जस्टिस था और 5 अदर जजेस थे। अब क्या है, 1969 के बाद से 9 जजेस है टोटल में, 1 चीफ जस्टिस और 8 जजेस। पहले था 1 चीफ जस्टिस 5, अब क्या है 1 चीफ जस्टिस 8 जजेस, ठीक है, जजेस। ना मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ऑब्वियसली सेनेट से मेजॉरिटी वोट आती है, फिर ही वी हैव रेड अबाउट इट, राइट, अपॉइंटमेंट्स कैसे होती है। क्वालिफिकेशन क्या है, लीगल क्वालिफिकेशन जिसकी है उसी को जज बनाया जाता है। टेन्योर क्या होता है, जज कैन सीक रिटायरमेंट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 70 ऑन फुल पे, ठीक है। 70 के बाद वो रिटायरमेंट ले सकता है फुल पे इफ़ ही हैज सर्व फॉर 10 ईयर्स। अगर 10 साल तक उसने सर्व किया होगा तो उसको पूरा मिलेगा जो भी रिटायरमेंट का वो होता है, ठीक है, पैसे। वॉलंटरी रिटायरमेंट भी होती है एट द एज ऑफ 70 और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स और जजशिप, ठीक है, ये चीज़ भी होती है। मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस इम्पीचमेंट के थ्रू ही होगा, अगर कोई मिसबिहेवियर वगैरह है तभी इम्पीच किया जाता है। द पावर ऑफ इम्पीचमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ द कांग्रेस, तो कांग्रेस ही रिमूव कर सकता है। सैलरी यहाँ पे मेंशन्ड है 267,000, ठीक है, डॉलर्स में। उसके बाद जुरिस्डिक्शन इन द यूएस सुप्रीम कोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। ये मेरे टाइम पे आया था, अब आई एम नॉट श्योर मेरे मॉक एग्जाम में आया था विच इज़ प्री बोर्ड्स या बोर्ड एग्जाम में आया था, आई डोंट रिमेंबर, बट ये क्वेश्चन आया था एज फार एज आई रिमेंबर। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपलेट जुरिस्डिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, उसके बारे में आई डोंट थिंक इट्स मेंशन्ड, इट्स नॉट मेंशन, ठीक है। एपलेट एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इसके अंडर 3 तरह के केसेस के साथ डील करता है। अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए डील्स विद 3 काइंड ऑफ केसेस। पहला है दोज विद कंसर्न एम्बेसडर्स एंड फॉरेन एजेंट्स, those in which state is a party, the disputes between 2 or more states, and the disputes between United States on the one side and 1 or more state on the other side. तो बेसिकली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर पहला, मान लो कोई भी ऐसा केस आता है जो किसी फॉरेन कंट्री, फॉरेन एजेंट, किसी एम्बेसडर से रिलेटेड है, फॉरेन एजेंट से रिलेटेड है, तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर उसके साथ डील करेगी, ठीक है। दूसरा किस तरह का केस, जहाँ पे कोई एक स्टेट, मान लो कोई एक स्टेट जो है वो एक पार्टी है, ठीक है। बेसिकली आप क्या देखते हो, मूवीज़ में भी अगर आप देखते हो तो देखते हो 2 इंसान खड़े हैं कटघरे में, बट जब एक कटघरा में एक पूरा स्टेट खड़ा है तो वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है फिर यूएसए में, ठीक है। तीसरा क्या है, जब 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है, या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, तब भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर वो चीज़ आती है। एपलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, a large majority of the work that comes before the Supreme Court is in the form of appeals against the decision of federal courts and the highest courts of various states of federation. As an appellate court, the Supreme Court receives cases and controversies in 4 different ways. The Supreme Court may accept cases for review directly from the state courts. It is when the validity of a state or federal law is in dispute under the Constitution. मान लो कोई स्टेट कोर्ट में कोई भी एक डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास ले सकता है। कब लेगा, जब उसको ऐसा लगेगा कि स्टेट जो है,
स्टेट कोर्ट जो है वो सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो केस फिर सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले लेता है अंडर एपेलेट जुरिस्डिक्शन। दूसरा क्या है, इट मे रिसीव फ्यू केसेस डायरेक्टली फ्रॉम द फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इट हैपन्स व्हेन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनवैलिडेट्स अ फेडरल स्टैट्यूट एंड द गवर्नमेंट अपील्स अगेंस्ट इट। ठीक है, तो कुछ केसेस ऐसा होता है जो फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है। वो कब होता है, जब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो फेडरल स्टैच्यू जो होता है ना, जो फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है उसको इनवैलिडेट कर देता है। तब गवर्नमेंट अपील करती है कि भैया ये तो फेडरल कोर्ट ने तो फिर पूरे फेडरल स्टैच्यू मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको ही इनवैलिडेट कर दिया, तो फिर वो केस चला जाता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट फिर वो हैंडल करता है। सुप्रीम कोर्ट रिसीव्स पिटिशंस अगेंस्ट द डिसीजंस गिवन बाय फेडरल कोर्ट्स और अपील्स। अब मान लो फेडरल कोर्ट्स ने कोई अपना डिसीजन सुना दिया, ठीक है, तो और जिसके खिलाफ डिसीजन सुनाया है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो फिर अपील लेके जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये होता है, ठीक है। In some cases, it can review the decision of the courts of claims and the courts of customs and patent appeals. कुछ केसेस में कोर्ट ऑफ क्लेम और कोर्ट ऑफ कस्टम और पेटेंट अपील्स जो भी डिसीजन ले रही है उसको भी रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स है, आपको बस चीज़ें याद करनी है कि किसके अंडर क्या आता है, दैट्स इट। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन आएगा भी तो ये जो मैंने 4 पॉइंट्स एपेलेट जुरिस्डिक्शन के अंडर और 4 पॉइंट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर बताए ना, उसको ही चीज़ वहाँ पे फ्रेम करना है अच्छे से। इफ़ यू वांट अ प्रॉपर आंसर ऑन दिस, यू नो, फ्रेमिंग, देखो कंटेंट यही रहेगा, बस फ्रेमिंग की बात आती है। तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो और DM me on my Instagram. I'll share it with you guys in the next video or like on my Instagram handle or Telegram whatsoever. ठीक है। Judiciary in India. Salient features of Indian judicial system. पहली बात, सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होता है। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स मतलब एकदम टॉप लेवल पे होता है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे होते हैं और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो हाई कोर्ट्स के अंडर आते हैं। तो सबसे टॉप लेवल पे कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे कौन होता है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे, उसके नीचे होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है जुडिशरी। वाई, बिकॉज जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं जजेस के वो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ऑब्वियसली जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक होता है, वो अपने रिकमेंडेशंस देता है प्रेसिडेंट को कि देखो भैया ये डिजर्व करते हैं तो इनको पोजीशन मिलनी चाहिए, उसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हाई क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस एज अ कंडीशन, आपके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आप एकदम पढ़े लिखे होने चाहिए फॉर दिस। ठीक है, जजेस को रिमूव करने का एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, वो इम्पीचमेंट होता है। सैलरीज बहुत ज़्यादा होती है, पेंशन भी मिलता है, बेनिफिट, सर्विस बेनिफिट्स भी मिलता है जजेस को। जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और बस यही सारी चीज़ें। जुडिशियल रिव्यू भी सेम है। कॉन्स्टिट्यूशन, एक बात हमेशा याद रखना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबका बाप है और इस बाप को प्रोटेक्ट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड हु इज इट्स प्रोटेक्टर एंड इंटरप्रेटर, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे भी सेम ही है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंटल बॉडीज कुछ भी ऐसा करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ठीक है, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव में ऐसा कुछ होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू लगाती है। ठीक है, जुडिशियली ही फाइनल इंटरप्रेटर होती है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भी लिखा हुआ है इंटरप्रेटर से कौन करता है, जुडिशरी करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एज द आर्बिट्रर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अगर कभी भी डिस्प्यूट होता है यूनियन या स्टेट के बीच में, या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में भी अगर होता है, ठीक है, एक साइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक साइड एक स्टेट है, या फिर एक साइड एक स्टेट है या एक साइड एक स्टेट है, तो ऐसे कभी भी होता है तो कौन बीच में सुलह कराता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट ही करती है, जुडिशरी ही करती है। जुडिशरी इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एक सेपरेट बॉडी, याद रखना, जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन जुडिशरी एंड द अदर 2 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, व्हाट आर द अदर 2 ऑर्गन्स, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर अकाउंटेबल, आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बट जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। एंड PIL, पब्लिक इंटरेस्ट
लिटिगेशन, ये क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम द कोर्ट्स ऑफ लॉ इन इंडिया कैन इनिशिएट एंड एनफोर्स एक्शन फॉर securing any significant public or general interest which is being adversely affected or is likely to be so by action of any agency public or private. ठीक है, अब अगर ऐसा लगता है कोर्ट्स को, ठीक है, अगर इंडिया के जो भी इंडियन कोर्ट्स है, जुडिशरी जो है, उसको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, ठीक है, जो पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट वाली कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जो हार्म हो रही है, या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हार्म होगी फ्यूचर में, तो एक्शन ले सकता है जुडिशरी, द कोर्ट्स कैन टेक एक्शन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, आई वुड से आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा मतलब स्ट्रक्चर वगैरह जो है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, फॉर टुडेज वीडियो आई थिंक दिस इज इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो हाउ यू लाइक द वीडियो। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, यू कैन गो फॉलो मी देयर, एंड आप डीएम कर सकते हो वहाँ पे कोई भी अगर आपको डाउट्स होती है फॉर इंस्टेंट रिप्लाईज। ठीक है, एंड कमेंट्स में भी आप अपने डाउट्स लिख सकते हो, आई विल try my best to reply them as soon as possible. And yes, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सब्जेक्ट्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट्स बेसिकली, वहाँ पे यू कैन गो एंड चेक आउट अदर वीडियोज़। एंड टिल देन, yes, happy studying, happy reading, and good luck.